ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक डायबिटीज़, चैप्टर 9, पेज नंबर 39, मॉड्यूल 5 का पेज नंबर 39, डायबिटीज़। ओके गाइस, डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, बहुत कॉमन हो रही है आज की डेट में। शुगर होना, किसी को शुगर है या डायबिटीज़ है, और एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे आप लोग ऐसे लोगों के साथ वर्कआउट करके, उनको वर्कआउट करवा के उनको बेटर कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ कंडीशन क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ का मतलब है ब्लड के अंदर ग्लूकोज या शुगर लेवल बढ़ जाना और बड़ा रहना। ठीक है, ब्लड के अंदर एक लेवल तक का ग्लूकोज या शुगर ठीक होता है। हमारी बॉडी में अगर ब्लड में शुगर ज़्यादा रहे, मीठापन ज़्यादा रहे, तो ब्लड अपने नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बहुत सारे नॉर्मल फंक्शन हैं, जैसे रिपेयर करना, कहीं चोट लग जाए रिपेयरिंग करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, न्यूट्रिशन सप्लाई करना। तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स में ज़्यादा शुगर की सप्लाई ठीक नहीं है। दूसरा, ब्लड अपने नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से हमें ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल्ड, मतलब जो उसका लेवल है वहाँ तक ही चाहिए। उस लेवल तक शुगर इज़ गुड, बट उस लेवल से ज़्यादा अगर शुगर रहे ब्लड में, दैट इज़ नॉट गुड। तो वो अगर ज़्यादा जो शुगर लेवल हाई रहना ब्लड के अंदर, उसको बोलते हैं डायबिटीज़। तो जो एक लेवल होता है, आई बिलीव एक 100 तक का लेवल होता है नॉर्मल, 100 से नीचे रहेगा तो नॉर्मल होता है। तो अगर वो 100 से 120 130 रह रहा है तो उसको ना शुगर बोला जाता है। 100 120 शुगर, क्यों शुगर है उस पेशेंट को कि थोड़ा डाइट में कंट्रोल करे, थोड़ा एक्सरसाइज करे तो वो शुगर कंट्रोल हो जाएगी, मतलब शुगर नॉर्मल पे आ जाती है। क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी में से वर्कआउट होता है, तो कैलोरीज बर्न होती है, तो शुगर यूज़ हो जाती है। बट एक वो लेवल है जहाँ पे वो शुगर बहुत हाई है और हाई रहती है और नीचे नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? शुगर को कंट्रोल कौन करता है बॉडी में? ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन। हमारी बॉडी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड में हाई लेवल शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को रिलीज़ करती है। हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज होते हैं जो इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं, और वो इंसुलिन क्या करती है, इस एक्स्ट्रा शुगर को, ब्लड शुगर को जो ज़्यादा है, उसको मसल्स की तरफ भेज देती है। वो मसल्स में भेज देती है, जिससे कि वो एक्स्ट्रा शुगर लेवल कम हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। तो जब ये शुगर लेवल मसल्स में भेज दिया गया है, मसल्स को तो पूरे दिन काम करना है, तो यूज़ हो जाता है वहाँ पे, तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। ये काम कौन करता है? इंसुलिन। तो अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन ही कम बन रहा है, मतलब शुगर लेवल हुआ इतना, इंसुलिन ने कंट्रोल किया इतना, तब भी एक्स्ट्रा रह गया, है ना? या तो इंसुलिन कम बन रहा है या फिर बन ही नहीं रहा। दो चीज़ें होती हैं, या तो बॉडी में पैनक्रियाज जो इंसुलिन बना रहे हैं वो ज़रूरत से कम बना रहे हैं, या फिर बना ही नहीं रहे। ठीक है, ये दो लेवल होते हैं शुगर के, डायबिटीज़ के। तो दो, इनको इसलिए दो टाइप की डायबिटीज़ बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ क्लियर हो गया, डायबिटीज़ समझ आ गया कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ा रहना। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा, इंसुलिन शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा, ब्लड ग्लूकोज को या शुगर को कम नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं डायबिटीज़। तो हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का रीज़न क्या है कि पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहे। जो पैनक्रियाज है हमारी बॉडी में, वो इंसुलिन बना नहीं रहे। तो गाइस, दो तरह की डायबिटीज़ होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 कौन सी होती है? जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा, पैनक्रियाज इंसुलिन को बना ही नहीं रहे, तो जिसकी वजह से हमें या उस इंसान को इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उसको बॉडी बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो डायबिटीज़, वो इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, वो लेते हैं डेली बेसिस पे, जब भी खाना खाएंगे तब लेते हैं। क्योंकि खाना खाते बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और जब वो शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है तो बॉडी तो इंसुलिन बना नहीं रही, तो उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, जिससे कि वो शुगर लेवल कंट्रोल होता है। ये क्यों होता है और किन को होता है? ये जनरली अर्ली चाइल्डहुड, छोटे बच्चों में ये डिजीज़ आती है।
छोटे बच्चों में ही ये डिजीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, उन्हीं को होती है, छोटे बच्चों में होती है। क्यों होती है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून मतलब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब ये वो डिजीज़ है जहाँ पर बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम वाले सेल्स हैं, वो उनके खुद के सेल्स को मारने लग जाते हैं। तो जो पैनक्रियाज में, हमारी पैनक्रियाज में एक बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को बनाते हैं। हमने पढ़ा था पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूसेस भी बनते हैं, वो अल्फा सेल होते हैं। अल्फा सेल होते हैं जो पैनक्रियाटिक जूसेस बनाते हैं डाइजेशन के लिए, और पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। तो ये बॉडी का इम्यून सिस्टम, खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम उनके बीटा सेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनको लगता है कि ये फॉरेन बॉडी है, ये बाहर की चीज़ है, उस पर अटैक कर देते हैं बीटा सेल्स पे। बीटा सेल्स पे अटैक होने की वजह से वो बीटा सेल्स मर जाते हैं और बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनता। इसको बोलते हैं एक ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, छोटे बच्चों में ही शुरुआत में ही दिखती है, उन्हीं को होती है। छोटे बच्चों में ही चांसेस होते हैं होने के। तो जो लोग बड़े होकर जिनको डायबिटीज़ हो रही है वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ मीन्स जो डायबिटीज़ लाइफस्टाइल की वजह से हुई है उनको, जो शुगर लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। लाइफस्टाइल में क्या है? बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पेनक्रियाज के सेल्स, बीटा सेल्स वीक हो गए हैं, वो वीक हो गए हैं और उतना इंसुलिन नहीं बना पा रहे जितना चाहिए। समझ रहे हैं? या तो इंसान बहुत ज़्यादा मीठा खाने वाला हो गया है, बहुत ज़्यादा दारू, मीठा, ये सब चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से पैनक्रियाज के सेल्स वीक हो गए हैं और इंसुलिन नहीं बना पा रहे प्रॉपर। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अंदर शुगर की गोली खानी पड़ती है, वो आपने देखा होगा कैप्सूल खाना पड़ता है कि शुगर लेवल कंट्रोल कर ले। तो गाइस, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको हम ठीक कर सकते हैं विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज। ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है क्योंकि ये लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। लाइफस्टाइल में प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे थे, इस वजह से हुई है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। बट जो टाइप 1 है दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, ये ठीक नहीं हो पाती। बट इसके अंदर भी एक्सरसाइज कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एक्टिविटीज़ हेल्पफुल होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, एक दो चीज़ों को जो ध्यान रखना है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नंबर 1, इंसुलिन खाते क्या होगा? शुगर लेवल कम हो जाएगा बॉडी में, है ना। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमें क्या चाहिए? शुगर लेवल ठीक ठाक चाहिए ताकि एक्सरसाइज करने में एनर्जी लग सके। तो भैया अगर कोई इंसान इंसुलिन खा के एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा? उसको बहुत लो एनर्जी हो जाएगी, बहुत लो, हो सकता है बेहोश हो जाए, गिर जाए। तो भैया पहली चीज़, एक्सरसाइज करने से आप 1.5 घंटा पहले अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए। मतलब एक्सरसाइज के 1.5 घंटे तक आपको इंसुलिन नहीं लेना। क्यों? ड्यूरिंग एक्सरसाइज पहली चीज़, अगर ब्लड शुगर बढ़ा भी है तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो शुगर कंज्यूम हो जाएगी। एक्सरसाइज करेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कंज्यूम हो जाएगी। दूसरा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंसुलिन का लेवल भी बॉडी इंक्रीज़ कर देती है, ज़्यादा इंसुलिन बनता है बॉडी में एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है, तो नेचुरल भी रिलीज़ हो रहा है और आर्टिफिशियल भी ले लिया तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन से क्या हो गया? बहुत ज़्यादा शुगर कम हो गई। शुगर कम हुई, वो बंदा गया। लो शुगर ज़्यादा डेंजरस होती है। लो शुगर होना इज़ मोर डेंजरस, क्योंकि बेहोशी में ही कई बंदे मर जाते हैं। इतनी एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में, इतनी कम हो जाती है कि वो बंदा मर जाता है, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी हार्ट, ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स को और हार्ट को भी तो एनर्जी चाहिए ना अपने काम करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लो कर दी, शुगर ख़त्म ही कर दिया ब्लड में से, तो दिक्कत है। तो इसलिए बड़ा केयरफुल रहना है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कि भैया आप जब जिम में आ रहे हो तो प्लीज़ 1.5-2 घंटा पहले अपने इंसुलिन लीजिए। उससे ड्यूरिंग, तब तक आपको इंसुलिन नहीं लेना, 1.5-2 घंटे तक आपको इंसुलिन नहीं लेना जिम आने तक, क्योंकि एक्सरसाइज करने में आपकी ऑलरेडी एनर्जी बर्न होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इवन आफ्टर भी एक्सरसाइज करने के 1.5 घंटे तक करने के बाद भी 1.5 घंटे तक इंसुलिन नहीं लेते। क्लियर है? सो 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन सी है? 1, इंसुलिन डिपेंडेंट। वो इंसुलिन डिपेंडेंट है क्योंकि ऑटो इम्यून, उस इंसान का खुद का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसके पैनक्रियाज में से बीटा सेल को मारा जा रहा है और वो इंसुलिन नहीं बना पा रहे।
अब बॉडी में बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बन रहा तो उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1। बचपन में होती है लोगों को, जिसको भी होती है वो बचपन से ही होती है, अर्ली चाइल्डहुड में होती है। टाइप 2 विच इज़ ड्यू टू लाइफ स्टाइल, कि उसका लाइफ स्टाइल किसी इंसान का ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, दारू बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से भी हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये दोनों तरह की डायबिटीज़ में एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है, और दोनों तरह की डायबिटीज़ हो तो इंसान को, आप उस क्लाइंट को बोल के रखेंगे कि एक्सरसाइज से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद तक आपको इंसुलिन नहीं लेना। और प्लस आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी शुगरी चीज़ होनी चाहिए, शुगर मतलब कोई भी एक इंस्टेंट खाने वाली, जो अगर बाई चांस आपका शुगर लेवल लो हो रहा है तो आप इंस्टेंटली खाओ और आपका शुगर लेवल वापस आए। कई बार एकदम से शुगर लेवल गिर भी जाता है कईयों का, तो एकदम से शुगर लेवल गिर ना जाए तो उनके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए हमेशा रखा रहना चाहिए, स्वीट्स, मीठा, चॉकलेट, बिस्किट, कोई भी ऐसी चीज़ जो शुगर लेवल को एकदम से वापस ले आए। ठीक है जी, क्लियर है? जो शुगर लेवल बढ़ता है उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइकोमिया। हाइपर ग्लाइकोमिया मतलब हाई शुगर लेवल, और जब शुगर लेवल घट जाता है उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइकीमिया, कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट मिलेंगे आपको, उनमें से जो 85% टोटल डायबिटीज़ कर रहा हूँ, टाइप 1 टाइप 2 दोनों मिला के, टोटल डायबिटिक पेशेंट्स में से 85% जो डायबिटिक्स हैं वो कौन से हैं? वो टाइप 2 वाले हैं। टाइप 2 वाले होते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट वाले। सिर्फ 15%, बहुत कम जो होते हैं वो टाइप 1 वाले होते हैं टोटल केसेस में से। एक और तरह की डायबिटीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड गैस्टेशनल डायबिटीज़। ये किसको होती है? ये लेडीज़ को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको होने के चांसेस होती है, या उनमें कई बार हो जाती है। तो कैसे होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो बीटा सेल्स को, पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं उन पर अटैक कर देते हैं, और उन पर अटैक करने की वजह से बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, उन लेडीज़ की बॉडी में इंसुलिन बनना रुक जाता है। ये ड्यू टू प्रेगनेंसी किसी को होने के चांसेस होते हैं। और किसको होने के चांसेस होते हैं? ज़्यादातर जिसकी फैमिली हिस्ट्री में है, या फिर बहुत हैवी बच्चा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, अगर वो ज़्यादा हो जाए, या ओवरवेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ज़्यादा वेट की वजह से। मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं, देयर आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से ये होने के चांसेस होते हैं। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में होने के चांसेस होते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज़, जिससे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हो जाती है। सो मेनली इस डिजीज़ में योगा, पिलाटेस, लो इम्पैक्ट कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी, वही सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न एक्सरसाइज का मैक्सिमम सब में है। यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न आपका चलेगा एक्सरसाइज का। ठीक है, आप एक्सरसाइज कराएंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ में एक्सरसाइज और डाइट ठीक करने से पैनक्रियाज वापस नॉर्मल लेवल का इंसुलिन बनाना शुरू कर देते हैं, इंसुलिन लेवल अच्छा कर लेते हैं। और दूसरा क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो हाई शुगर लेवल है वो हम एक्सरसाइज करने से वॉश ऑफ बाहर कर देते हैं, एक्सरसाइज करने से ख़त्म कर देते हैं। तो धीरे धीरे ये कंडीशन ठीक हो जाती है। ठीक है जी, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट डायबिटीज़? क्योंकि ऐसे कई लोग आपको कॉमनली कई लोग मिलेंगे कि शुगर है मीन्स वही काम है कि शुगर ज़्यादा रहती है उसकी बॉडी में, और शुगर ज़्यादा रहने से क्या होगा? पैनक्रियास सेल मतलब शुगर नहीं बना रहे तो शुगर ज़्यादा है। हाँ जी मनीष। जो कि आपने बताया कि टाइप 2 वाली जो डिजीज है, डायबिटीज है, तो इसमें सर मेनली जैसे शुगर लेवल अगर हाई रहता है, किसी का 200-250 हो जाता है, तो केस में क्या करें सर? शुगर हाई रहने का रीज़न क्या है ना? 2 रीज़न है। एक, पैनक्रियास जो है वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पा रहे, ठीक है,
और दूसरा कि ज़्यादा खाया जा रहा है, वो इंसान ज़्यादा खाता है और एक्सरसाइज नहीं करता। तो इन इन दोनों तीनों रीजंस की वजह से उसकी इंसान की बॉडी में शुगर ज़्यादा है। तो एक चीज़, पहली चीज़ जो मेडिसिन चल रही है वो चल रही है, वो तो आपको चलानी है। आपको उस इंसान को एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज में डालना है कि सुबह शाम एटलीस्ट वॉक करे, जॉगिंग करे। जितनी वॉक और जॉगिंग करते हो, जितना कार्डियो करते हो, ज़्यादा एनर्जी बर्न होती है। तो ज़्यादा एनर्जी बर्न होगी तो मतलब शुगर लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। दूसरा, डाइट को मॉनिटर करें कि डाइट में वो चीज़ें खाए जिससे कि शुगर लेवल नहीं बढ़े, एकदम से ना बढ़े। जैसे स्पेशली सिंपल कार्ब्स, डायबिटिक लोगों में सिंपल कार्ब्स नहीं खाने चाहिए। सिंपल कार्ब्स इंस्टेंटली शुगर को बढ़ा देते हैं एकदम से, तो बॉडी में उतना इंस्टेंटली इंसुलिन नहीं बनता। तो उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही खाने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं जिससे कि धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ रहा है और उसको हम एक्टिविटी करने से धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटिक लोगों को आपको एक्सरसाइज अच्छी करानी है और डाइट इस तरीके की देनी है कि वो डाइट के अंदर शुगर लेवल एकदम से ना बढ़े। तो सिंपल कार्ब्स नहीं खाने, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ। फ्रूट्स खा सकते हो क्योंकि फ्रूट्स का जो कार्ब्स है बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बारी में आपने हल्का फ्रूट खाना है, बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं खाने, हल्के फ्रूट्स खाने। उस तरीके से आप इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है गाइस, ये आपका चैप्टर था डायबिटीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर 10 लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है मेडिसिन के ऊपर। मेडिकेशंस मतलब कि जो इंसान कुछ दवाइयाँ खाते हैं, किसी तरह की मेडिसिन चल रही है, तो उन मेडिसिन का असर क्या होता है किसी इंसान पे, आपको थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए कि क्या मेडिसिन कौन सा असर करती है। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन हैं जो कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। जैसे नंबर 1, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स कौन सी मेडिसिन होती है? जिन लोगों को हाइपरटेंशन होती है ना, बीपी की प्रॉब्लम, तो बीपी में दवाई दी जाती है, डेली खानी है आपको। ये दवाई क्या करती है? बीटा ब्लॉकर की दवाई क्या करती है? बीटा ब्लॉकर्स हाइपरटेंशन में, जब ज़्यादा ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, ये हार्ट रेट को स्लो करती है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है। हार्ट रेट तेज़ चलता है मतलब उसको स्लो कर देगी और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगी। कैसे? एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड कैथेक्लोमाइन। कैथेक्लोमाइन एक केमिकल है जो हमारी नर्वस सिस्टम में से होते हुए हार्ट में जाता है, जिसकी वजह से हार्ट जल्दी तेज बीट करता है और ज़्यादा प्रेशर से बीट करता है। उस केमिकल को रोक देती है, उस केमिकल को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि हार्ट रेट कम हो जाए और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाए। इसलिए बीटा ब्लॉकर्स मतलब ये इस केमिकल को ब्लॉक कर देती है। हार्ट से, हाइपरटेंशन से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनमें 19-20 का फ़र्क होता है, जिसमें हल्की हल्की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। तो ये सारी दवाइयाँ यहाँ पे बताई हैं। जैसे बीटा ब्लॉकर थी, ये कैथेक्लोमाइन को ब्लॉक करती है, जिससे कि हार्ट रेट कम हो जाए और हार्ट प्रेशर कम हो जाए। ऐसी दूसरी दवाई है एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स भी जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है। इसका काम क्या होता है? ये एक ब्राज़ीलियन स्नेक के वेनम से बनती है, एक ब्राज़ीलियन स्नेक के जहर से बनती है। मतलब बहुत माइन्यूट क्वांटिटी की जहर यूज़ किया जाता है। और ये करता क्या है? ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है एंड जो पंपिंग एक्शन है उसको एफिशिएंट करता है, अच्छा करता है। पंपिंग एक्शन को बढ़िया कर देगा और ब्लड के प्रेशर को कम कर देगा। ठीक है, तो ये किसी को अगर हार्ट फेलियर वगैरह, फेलिंग हार्ट काम नहीं कर रहा, उस चीज़ को ठीक करता है, उन एक्शंस में ली जाती है। डाययूरेटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो बेसिकली सोडियम एंड क्लोराइड को यूरिन में पास आउट करती है। ज़्यादा यूरिन ज़्यादा पास आउट होता है, इंसान को ज़्यादा यूरिन आने से बॉडी के अंदर से सोडियम और क्लोराइड बॉडी से निकाला जाता है, ताकि जो हार्ट है ये हार्ट फेल ना हो। हार्ट फेलियर होने के ना कई बार चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हाई सोडियम क्लोराइड बॉडी में होने की वजह से भी हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक होता है। तो उसको कम करके यूरिन से निकाल देता है। तो जितना यूरिन पास आउट होता है, सोडियम और क्लोराइड निकलता है, जिससे कि हार्ट के अटैक आने को कंट्रोल किया जाता है, हार्ट अटैक ना आए, उसको कंट्रोल किया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऐसे ही कुछ दवाइयाँ होती है जिनमें कैल्शियम को ब्लॉक किया जाता है।
हार्ट में जाने वाले ब्लड में से कैल्शियम को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि हार्ट के अंदर और जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से कैल्शियम का लेवल थोड़ा कम हो जाए। और उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कम करते ही ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाता है और ज़्यादा अच्छे से हार्ट काम कर पाए। ठीक है जी, ऐसी है वैसोडाइलेटर्स, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। इनका काम कहीं ना कहीं सेम बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स की तरह ही होता है कि हार्ट रेट को और ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरह की कुछ दिक्कतें होती हैं, 19-20 अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की दवाई यूज़ की जाती है। इंसुलिन जो भी हमने पढ़ी, इंसुलिन बॉडी के अंदर क्या करती है, ब्लड शुगर को कम कर देती है। तो इंसुलिन जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन लेते हैं, उनको भी ध्यान रखना है आपको कि भैया वर्कआउट के टाइम पे 1.5 घंटा पहले 1.5 घंटा बाद इंसुलिन मत लो, क्योंकि आपको ऑलरेडी वर्कआउट में ब्लड शुगर यूज़ हो जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स, नेक्स्ट इज एंटी डिप्रेसेंट्स वही दवाइयाँ हैं जैसे मैंने आपको बताया, इनका मेन काम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स उनको ब्लॉक करना, मैसेजेस को ब्लॉक करना। और वो ब्लॉक करने से क्या होता है, मैसेज ब्लॉक करने से सुस्ती, नींद, ये सब चीज़ें ऐसी दवाइयों में होती है और वो इंसान सोता रहता है। तो ये नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस फ्लो करते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। एनाल्जेसिक्स ये पेन किलर्स होते हैं, पेन को ब्लॉक करते हैं। जो नर्व्स पेन के मैसेज को लेके आती है उनको ब्लॉक कर देते हैं। दीज आर पेन किलर्स एक तरह से। ब्लड थिनर आपको पता है ब्लड को पतला करने का काम करते हैं, ताकि ब्लड पतला होने से ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर सके, ज़्यादा अच्छे से बॉडी में जा सके। तो दीज आर सम ऑफ दी, ये वो नाम है, ये ना जैसे बीपी की दवाई का नाम कुछ और होता है, जो बीपी की दवाई है उसका नाम कुछ और होता है, बट उसके अंदर क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स या फिर एस इनहिबिटर्स, ये वो चीज़ें हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। ये दवाइयों के नाम नहीं है, दवाइयों के नाम तो अलग अलग नामों से आते हैं, बट इनके अंदर लिखा होता है एस इनहिबिटर्स या बीटा ब्लॉकर्स, ये वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो लोग लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस दवाई से ये काम होता है, तो आपको लेना है। जैसे ब्लड प्रेशर को लो करने वाला दवाई, बीपी की दवाई सुबह जनरली मॉर्निंग में खाई जाती है, या फिर जब वो इंसान को अनईजी फील हो रहा है, जब वो इंसान बीपी बढ़ रहा है किसी वजह से, तब खाता है। अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीपी बढ़ता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग कार्डियो, लेकिन भैया इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई खा लो। ठीक है, एक्सरसाइज से हल्का फुल्का आपका बढ़ेगा, उसको आपको मैनेज करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो आपको इंसुलिन से लेके रखना है कि भैया इंसुलिन खा के ना आए कोई, क्योंकि ब्लड शुगर अगर ज़्यादा गिर गया तो बंदा संभलता नहीं है, फिर उसको संभालना मुश्किल है। वो बाकी के ऑर्गन्स जो होते हैं ना, उनको शुगर लेवल, अगर उनको एनर्जी लेवल नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाती है। तो इंसुलिन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, आज का टॉपिक हम यहीं तक करेंगे। आज हमने चैप्टर नंबर आई बिलीव 10 तक कर लिया है। इसमें 18 चैप्टर हैं, स्पेशल पॉपुलेशन में देयर आर 18 चैप्टर्स, तो 8 चैप्टर हमारे रह गए। कल और परसों के अंदर आई होप ये दोनों हम लोग खत्म कर लेंगे। सो गाइज, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपने नई नई या फर्स्ट टाइम पढ़ी होंगी, तो इनको रिवाइज़ करना। जितना आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करोगे उतना अच्छे से आप अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर सकोगे। एंड स्पेशली जो आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अपने साइकोलॉजी को, अपने मोटिवेशन को, अपनी एनर्जीज़ को कैसे हाई रखना है, उस पर काम करना है। सो ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, और दूसरों को भी ऐसा करोगे वो खुश रहें। जितना खुश रहोगे, दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ, टू स्टे हैप्पी। हम सोचते हैं पैसा कमा के हम खुश हो जाएंगे, कि पैसा कमाने से आराम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कुछ फैसिलिटीज़ डेफिनेटली मिल जाती हैं कि हाँ ये कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जो यूज़फुल है, पर जरूरी नहीं है कि पैसे से आपको खुशी मिले। तो आप खुश अभी भी रह सकते हो, वैसे ही रह सकते हो। इस टाइम भी आप खुश हो जाओगे,
खुश है, बढ़िया है, मौज है। हाँ नवीन, हाँ जी, आ रही है आ रही है। सर ऐसी एक बंदा था सर, उसको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसको डॉक्टर के पास गया था, कहते कि मेरा स्पर्म काउंट जो है बहुत 4-5 बार करवा लिया उसने, कहते स्पर्म काउंट हमेशा जो बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया कि ना तू किसी और डॉक्टर के पास जा, मतलब मेरे डॉक्टर के पास जा जो तेरे इसका जो है इलाज करे। तो उसने डॉक्टर के पास जा रहा है, उसका काफी पैसे लगा दिए, काफी पैसे लग रहे हैं उसके, तो उसने पैसे का जल्दी से किसी कंसल्ट करता नहीं है फ्रेंड्स के साथ में। तो सर उसने मेरे साथ कंसल्ट की कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसको कहा कि मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं सर उसको सिर्फ एक दवाई बताई और उसका सर हमेशा जो है 18 मिलियन 17 मिलियन 16 मिलियन मतलब नीचे की तरफ गिर रहा था उसका सर स्पर्म काउंट। तो सर उसको मैंने सिर्फ एक दवाई बताई, मेटानिया एक्सटी। तो सर वो उसका डाइट चार्ट बोला था, बोला सर 2 महीने के अंदर उसका स्पर्म काउंट से 45 मिलियन हो गया। अच्छा 45 मिलियन गया। और तो सर उसकी जो डाइट थी सर, डाइट से अच्छा सर उसका जो है अभी आगे का बेबी का प्रोसेस भी चल रहा है। ओके। सो गाइस ये तो डॉक्टर भी बता सकता है, डॉक्टर ने नहीं बताया उसको? डॉक्टर ने बताया मुझे सर, वो पैसे बना रहा था उससे। अच्छा देखो, एक्चुअली स्पर्म काउंट गिरने का रीज़न क्या था ये पूछा उससे? सर स्पर्म काउंट गिरने का रीजन ये था सर, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, बॉडी बिल्डिंग में सब, वगैरह ये सारी चीजें थी, तो सर वो गिरता ही जा रहा था उसका। हाँ तो वही है, मेन रीज़न भी पता होना चाहिए ना क्यों है। तो अगर वो बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉइड्स वगैरह ले रहा था इस वजह से गिर रहा है, तो पहली चीज़ वो स्टीरॉइड्स को बंद करे, ठीक है, पीसीटी वगैरह ठीक से करे। पीसीटी करके कुछ नेचुरल स्पर्म बूस्टर होते हैं, जैसे शीलाजीत हो गया, शीलाजीत, अश्वगंधा, इन चीज़ों को भी ऐड करे। और ठीक है, बाकी देखो लाइफस्टाइल, डेफिनेटली अगर आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक्स्ट्रा वो बाहर से चीज़ें डालोगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करती हैं। तो एक्चुअली आपको देखना चाहिए, मैं इसलिए जब भी हम वो अपना वर्कशॉप लेते हैं ना एनाबॉलिक्स का, तो आई डोंट टेल एनीवन कि आपको ये यूज़ करनी है, आपको ये यूज़ नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए इसके इफेक्ट्स क्या हैं, डिसइफेक्ट्स क्या हैं, बट आपको नेचुरल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग कैसे करनी है हम वो सिखाएंगे, वो बताएंगे, जिससे कि आप अपने नेचुरल लेवल पे अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हमें सजेस्ट नहीं करनी कभी किसी को, ठीक है, कि स्टीरॉयड लो और ऐसे हो जाओ जल्दी। शॉर्टकट्स नहीं है किसी भी चीज़ के, शॉर्टकट्स के अपने फिर नतीजे होते हैं जो भुगतने पड़ते हैं। मतलब लेकिन करना ही क्यों है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि करना ही क्यों है, हम एक शॉर्टकट लेना ही क्यों चाह रहे हैं? जब जो चीज़ आप नेचुरल कर सकते हो विद टाइम, थोड़ा सा टाइम देना है आपको, 6-8 महीने साल लगेगा, कर सकते हो आप नेचुरली। बट क्या हो रहा है, जस्ट दूसरे को देख के कि यार मेरे को जल्दी बढ़ना है, मेरे को जल्दी ग्रो करना है, आगे ना मैं आगे, जिस चक्कर में बंदा गलत काम करेगा और दिक्कत में जाएगा। तो यही चीज़ें हैं बस, ये थोड़ा सा अपने आप को इन्हीं चीज़ों में कंट्रोल करना है। जैसे लालच होता है ना, चोर को क्या लालच होता है, चोर को ये होता है भाई कोई बड़ी चोरी वाला जगह मिल जाए जहाँ मैं हाथ साफ कर सकूँ, तो लालच ही होता है ना कि बड़ा ज़्यादा पैसा। आज बॉडी बिल्डिंग में हम लालच कर रहे हैं, बड़ा मसल चाहे शॉर्टकट से ले ले, तो नुकसान तो अपनी बॉडी को ही कर रहे हैं। वही चीज़ से सेफ रहना है, ज़रा बच के रहना है। सो गाइस मैं एक चीज बताऊं, जी बताइए। ऐसे ही हम किसी जिम में आजकल जाते हैं, मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, और जाने के साथ कुछ ही टाइम में जो ट्रेनर होता है सबसे पहले सजेस्ट करता है कि पहले तो आपको सप्लीमेंट्स के लिए सजेस्ट करता है, आप 1 महीने सप्लीमेंट चलाओ, सेकंड मंथ वो कहता है आप स्टीरॉइड्स पे चले जाओ, मतलब आप कैप्टन्स वगैरह लो। और ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मतलब 2-4 दोस्त थे, मैं उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं कोरोना के कारण, तो उसमें से एक दोस्त में से क्या कहता है, यार मैं जिम जाता था, बहुत इंसल्ट सी फील होती थी, सब लोग ना या तो लेने के साथ जाते जो सीपर लेकर के उसमें प्रोटीन है और अपना सप्लीमेंट उसमें लेके पीते थे। मैंने वो सप्लीमेंट, उसकी बॉडी अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, और वो कर भी रहा है, काफी टाइम से जिम कर रहा है, लेकिन छोटे जिम में था, अभी महंगे जिम में गया, पहले 200-300 रुपये हमारे लोकल एरिया में होता है उसमें था, अभी वो मतलब थोड़ा फोटोज वगैरह आजकल चल रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चल रहा है, तो अच्छी जिम में जा रहे हैं, 1500-2000 रुपये फीस है। तो मैंने उससे ये बोला, मैंने कहा ये बता तू इसलिए सिर्फ सप्लीमेंट लेना चाहता है कि तुझे दिखाना है लोगों की मेरे पास भी सिपर और मैं भी सप्लीमेंट ले रहा हूँ, तुझे एम्बैरेस फील होता है सिर्फ इसलिए लेना चाहता है, ना कि इसलिए कि तुझे जरूरत है।
और ये सर इतना ज़्यादा कॉमन हो गया कि नहीं लेते ना जिम में ट्रेनर्स कहीं ना कहीं इंसल्टिंग फील कराते हैं बंदे को और साइडलाइन कर देते हैं अपने ग्रुप में से कि ये मतलब खर्च नहीं कर सकता, पैसे नहीं है इसके पास, मतलब ऐसे ऐसे इंसल्ट कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है। देखो ये वो आज के टाइम में ना उधर वो 1.5 साल वाला इंसान, हाँ, ये जो फैक्टर्स बता रहे हो ना आप कि जिम के अंदर ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, ये ज़्यादातर वो जिम्स हैं जहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं है या वो लेवल के जिम है जो बहुत लोकल टाइप में है, ठीक है। अगर आप किसी ठीक ठाक जिम्स में जाओगे, वहाँ पे भी है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, वहाँ पे भी है, बट आपका खुद का एजुकेशन लेवल, आपका खुद का लेवल आपको पता होना चाहिए यार मैं किस लिए जिम में जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ट्रेनर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, या फिर यही चीज़ कि मैं दूसरों से जल्दी ग्रो कर लूँ, जल्दी ये कर लूँ, मैं अपने आप को दिखाऊँ, शो केस करूँ, और वहाँ पे ट्रेनर आपको गाइड करने वाला नहीं है, वो आपको बल्कि हाँ जी जी आप ये लो तभी होगा, तो ये दिक्कत है। जब आप सर्टिफाइड हो प्रॉपर तरीके से और आपको कॉन्फिडेंस है, उस ट्रेनर को अपने पे कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको विद ट्रेनिंग इफेक्ट दे सकता हूँ, तो वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा। जिस ट्रेनर को जल्दी पैसा कमाना है, शॉर्टकट में पैसा कमाना है कि भैया, और खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं रिजल्ट दे सकता हूँ, वो आपको इन चीज़ों की तरफ भेज देगा कि शॉर्टकट कर लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हमेशा देखना, जिसको अपने पे कॉन्फिडेंस होगा ना कि आपको मैं ट्रेनिंग करने से इफेक्ट सारे रिजल्ट दे सकता हूँ, वो इतनी जल्दी आपको बताएगा ही नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको एजुकेशन से, खुद के एक्सपीरियंसेस से आता है। जब आप मेहनत करते हो, लोगों को ट्रेन करते हो, अच्छा करते हो, तभी आता है। बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ये एक गलत प्रथा चल रही है काफ़ी ज़्यादा जिम्स के अंदर, जो नहीं होनी चाहिए। तो आप एज अ ट्रेनर, स्पेशली जो आप लोग सब सर्टिफिकेशन कर रहे हो, प्लीज़ कभी किसी को स्टीरॉइड्स तो कभी मत देना, कभी भी ये मत देना। दूसरा चीज़, सप्लीमेंट्स ज़रूर रिकमेंड करो, लेकिन व्हेन रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती, किसी का पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा और आप उसको ज़बरदस्ती करो, तो सोचो यार वो भी तो घर से ज़बरदस्ती बेचारा पैसे वैसे कैसे इकट्ठे करेगा, है ना। दैट इज़ नॉट, किसी का पॉकेट अलाउ करता है तो डे वन उसको बोलो भाई तू अगर कर सकता है तो ये सब सप्लीमेंट्स ले, सपोर्टिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और जल्दी रिजल्ट देंगे, तो आप उसको सजेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ समबडी कैन नॉट, तो भाई तेरे को मैं नेचुरल लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, बिना पैसे खर्च के, तो ये काम कर, घर में ये चीज़ें खा, तेरा प्रोटीन लेवल अच्छा हो जाएगा। लेकिन सबके बीच में नहीं, अलग से, क्योंकि आपको पता है एज अ ट्रेनर आपको अगर सप्लीमेंट बेचना है तो आप किसको बेचो, जो अफोर्ड कर सकता है, जो बंदा ठीक है पैसे लगा सकता है। तो आप लोग को ना स्मार्टली काम करना है कि हम हेल्प भी करें एज अ ट्रेनर, लोगों की हेल्प भी करें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और एज अ ट्रेनर हमें पैसा भी कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए जेन्युइन तरीका क्या है, रिजल्ट, वेट लॉस रिजल्ट, मसल गेन रिजल्ट देना आना चाहिए सही तरीके से। डेफिनेटली देखो आपकी बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगी। तो गाइज इस चीज़ को हम सब लोग जब एज अ एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर्स बन जाएंगे ना, तो इसी प्रथा को हमने नहीं चलाना, हम लोगों ने अपने सही तरीके से काम करना है, ताकि हम सही तरीके से अपने आप को और सब चीज़ों को लेके जा सकें। ठीक है जी, देख सतेंद्र भाई खड़ा हो चुका है, कह रहा है सर बस करो मैं निकलने वाला हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ, अच्छा चलो गाइज, सो सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं आप सबसे, सेम 12 o'clock की क्लास रहेगी, ठीक है जी। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, ओके बाय। थैंक यू सर, बाय सर, बाय। ओके बाय।